ये मैडम अभी भी नहीं, इसके बाद तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और इस चर्चा को जारी रखेंगे। और ये काफी सौभाग्यशाली दिन है कि जब हम सरगुजा की बात साधना न्यूज के साथ कर रहे हैं और जब सरगुजा की बात हम कर रहे हैं तो दिल्ली में सरगुजा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिसको इस मंच के जरिए रखना भी चाहिए। 4 रेलवे लाइन की बात हुई है, वहां पे सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है। इसमें धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदग्गा, साथ ही अंबिकापुर बरवाडीह नई रेल परियोजना, खरसिया नया रायपुर परम कसा नई रेल लाइन परियोजना और रावाघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना। 4 रेल लाइन परियोजना में 2 सरगुजा के लिए, यह सरगुजा के लिए गौरव की बात है जब आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आप काफी सीनियर है इस क्षेत्र के, मुझे लगता है कि इन रेल परियोजनाओं से सरगुजा की तस्वीर बदलेगी आने वाले समय में। नहीं, निश्चित गांधी जी, आपने बड़े डेवलपमेंट की बात करी है और मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली में जाके रेल परियोजनाओं के बारे में चर्चा करी है। और ये इस क्षेत्र का, ट्राइबल क्षेत्रों का सौभाग्य है कि आज इन परियोजना के आ जाने से आने वाले समय में जो विकास की गति बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, और वो बड़ी बात है। और लगातार कई वर्षों से हम सब लोग देखते हैं कि खास छत्तीसगढ़ और खासकर विशेष रूप से ट्राइबल क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी एकदम नहीं थी। ये बरवाडीह की जो लाइन है अंग्रेजों के जमाने के समय से उस समय शुरू थी और इसी में राजनीति चलती थी। बाद में कांग्रेस के लोग और सभी लोग यही करते थे, इसकी मांग भी लगातार होती रहती थी और कभी इसमें कोई ध्यान भी नहीं दिया इसके पहले सरकार ने। तो इस बार पहल हुई है और ये परियोजना चूंकि सरकार अभी शुरुआत हुई है और अभी उसकी पहल हुई है, तो आने वाले 4 वर्षों में निश्चित रूप से इस पे अच्छे परिणाम आएंगे। और जो कनेक्टिविटी है बरवाडीह से यदि हमारी रेल को जुड़ती है तो सीधे मेन रूट पे जाएंगे। बॉम्बे से हावड़ा का जो रूट है वो करीब करीब जैसा कहते हैं 400 किलोमीटर की दूरी कम होगी। तो ये केवल सरगुजा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए मेन हार्ट लाइन साबित होगी जिसपे बहुत बड़ा आवागमन होगा। और ये क्षेत्र जो अछूता रहा रेल परियोजनाओं से, और इस क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र की हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि कभी ना कभी इस क्षेत्र को लेकर जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, लिहाजा ये क्षेत्र बस्तर के बाद पिछड़ता नजर आया। नहीं, देखिए ये कारण रहा है इसका। सरगुजा को मैं बड़ा ज्यादा इसलिए पिछड़ा मानता हूं कि इस पे कभी यहां के जो शासक रहे पहले ही, चाहे कांग्रेस नेचर का जगह रहा, कांग्रेस का नेतृत्व एक परिवार ने लगातार किया और वो कतई नहीं चाहा, वो उस समय से भी चूंकि राजशाही की प्रवृत्ति रही है, विकास नहीं चाहते वो। और इसलिए शुरू से जब भी उनका शासन रहा तब भी वो कहीं आवागमन की ओर ध्यान नहीं दिए, कहीं पुल नहीं बन पाती थी, ना कोई सड़कें बनती थी, ना स्कूल बनते थे। अभाव में रखने का उनका नेचर रहा है और उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भी चूंकि उधर कभी पहल नहीं हुई। और यदि कोई चाहेगा, कोई राजनेता चाहेगा कि क्षेत्र का विकास करना है और उस स्तर से विकास करना चाहेगा तभी होगा वो। जब तक आप उसका जनप्रतिनिधि पहल नहीं करेंगे तो होगा नहीं। लेकिन जो नेतृत्व कांग्रेस में लोगों का जिसका था, उनके मन और दिल में ही नहीं था कि इस क्षेत्र का विकास हो, तो कैसे विकास होता। आज अवसर मिला है और इस सरकार में यहां भी नेतृत्व चेंज हुआ है पूरे सरगुजा जिले में भी, और लगातार सरकारें भी हमारी केंद्र में मोदी जी की है जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक का, आखिरी जगह तक के ट्राइबल क्षेत्रों की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसलिए इसका नतीजा है कि आज डेवलपमेंट दिख रहे हैं। और सरगुजा में आप लंबे समय से सक्रिय हैं इस संभाग में, पहले सरगुजा और आपके सरगुजा में किस तरह का अंतर आप देख पाते हैं? देखिए बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर मैं कह सकता हूं उसको। और विशेष रूप से खासकर जो चूंकि हमारा ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और पिछड़ा क्षेत्र रहा है, आदिवासी क्षेत्र है और जंगल पहाड़ों से है, और जैसा बस्तर है एक छोर पे एक छोर में सरगुजा है। और इसलिए चूंकि यहां कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। ये तो हमारे जब प्रधानमंत्री जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी बड़ी देन है, उनकी सोच है। उन्होंने कहा था सरकार बनेगी तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा और छत्तीसगढ़ राज्य बना।
और उसके बाद पहली बार उन्होंने जो अपने प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्कीम पूरे देश में लागू करी और एक एक गांव तक, हर आबादी तक सड़क पहुंचाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बहुत बड़ा क्षेत्रों को जोड़ने का काम, डेवलपमेंट का काम उस समय से शुरुआत हुई। हर पहले की स्कीम में समय जनपद जिला पंचायत सदस्य था और कार्य योजना जब बन रही थी तो पहली कार्य योजना थी कि 10,000 से बड़ी आबादी को, गांवों को जोड़ना है। सेकेंड फेज में 5,000 की आबादी को जोड़ना है, थर्ड फेज में 500 की आबादी जोड़ना है, उसके बाद 100 की आबादी जोड़ना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम चले, तो पहले जितने गांव थे जहां तक पुल नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं था, शासन की कोई योजना पहुंच नहीं पाती थी, तो सड़कों का जाल बिछने की वजह से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनी एक एक गांव तक, तब विकास शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल बने, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जाना शुरू हो गया, प्रशासन गया, सरकारी लोग गए, बोर करना है तो बोरिंग की गाड़ी जा पाई, गाड़ियां पहुंची। तो ये इस पूरे क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन का जो बहुत बड़ा कारण है, ये सड़कों का नेटवर्क और गांव तक पहुंचने का विषय है। आज बस्तर को आप देख लीजिए क्यों पिछड़ा है। उस क्षेत्र में नक्सली सड़कें नहीं बनने देते, लोगों के वहां तक पहुंचने का आवागमन नहीं बन पाया था, और जैसे जैसे हमारी सरकार उनको आवागमन पहुंचा रही है, साधन सड़कें पहुंचा रही है, तब विकास पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है सरगुजा में बदलाव का, ट्राइबल क्षेत्रों का, कि सड़कों का जाल बिछने से विकास बढ़ा है, लोगों में जागृति आई, पढ़ाई शुरुआत हुई, लोगों को पढ़ा पाए, स्कूल भेज पाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां तक डॉक्टर पहुंचे, तब ये सारी चीजों में अमूलचूल परिवर्तन आया। कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतर हो गई, लेकिन छत जो देने की मंशा थी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई, लिहाजा कांग्रेस की सरकार को जाना पड़ा। पीएम आवास योजना किस तरह से आप देख पाते हैं कि जो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, फिर आपकी सरकार ने इसको एक बहुत बड़े मिशन के तौर पर लिया इसको? नहीं, देखिए, पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले तक पूरे देश में नहीं मालूम पता चलता था कि केंद्र की क्या योजनाएं होती, केंद्र कैसे पैसा देता है। पहले कांग्रेस की सरकार थे तो अपने जो पसंदीदा राज्य होते थे वहां पैकेज दे देते थे, और वो उनके पैकेज के आधार पर कुछ राशि जो केंद्र देती थी उससे वो डेवलपमेंट करते थे अपने हिसाब से। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हर सेक्टर में वो जो पूरे देश भर के लिए जो प्रोग्राम बने, जैसे उनका प्रोग्राम बना प्रधानमंत्री आवास का, तो प्रधानमंत्री आवास का जो प्रोग्राम बना तो सारे गरीबी रेखा के नीचे और जिनके सर्वे हुए थे हर व्यक्ति टारगेटेड था, चाहे उसमें किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो हर के मकान बनने थे। तो 4 करोड़ मकान बनाने का काम शुरुआत हुई। अब वो कांग्रेस की सरकार जहां जहां पहुंची थी, जैसे यहां भूपेश बघेल की सरकार आ गई, उसके पहले रमन सिंह की सरकार थी, लगातार प्रधानमंत्री आवास बने। अब ये सरकार आने के बाद, चूंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नाम से उनको एलर्जी थी कि प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको रोका, अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया और वो सरकारों से पैसा बंद हो गया। इसके चलते प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। बल्कि उन्होंने एक प्रयास और किया अपनी वाहवाही के लिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करी एक, जो अपने नाम से कि मुख्यमंत्री का नाम हो जाए। तो इसमें भी राजनीतिकरण करके जो गरीबों का, उन्होंने ये कहा कि गरीबों को जो मकान मिलना चाहिए उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद में 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो एक बड़ा रेशियो है जो गरीबी रेखा में नहीं शामिल हो पाया, तो इसलिए उसको आधार बनाया गया था। आपको भी मालूम है कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराए गए, उसके बाद में चुनाव के ठीक पहले लाया गया, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार सफल नहीं हो पाई। नहीं, देखिए, तो भूपेश बघेल का राजनीतिकरण था, चुनाव का पहले समय आना था, तो किस तरह से हम लोगों को खुश कर दें, उसको लोगों के भलाई से मतलब नहीं था, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण का विषय बनाया। आप जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना तो 2011 में, उसके बाद हुआ नहीं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं गरीबी रेखा के, गरीबी की सूची अलग ही बनी हुई है। प्रधानमंत्रियों के आवास के लिए जो मकानों का सर्वे हुआ था, पहले चरण में बड़े मकान जिनके पास 5 सिंगल कमरे हैं, जिनके पास कोई ज्यादा कमरे नहीं है, सिंगल कमरे वालों का बनना था। उसके बाद 2 कमरे वालों का बनाना था, फिर 3 कमरे वालों का मकान बनाना था, उसके बाद जितने बड़े कम मकान के लोग उस क्राइटेरिया में उनका बनाना था। ये तो सर्वे अलग ही सूची है,
जिसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास बनना था। ये निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग सर्वे में छूटे होंगे, उसको अपडेट करने का विषय था, तो उसको ये उन्होंने दिखावे के लिए इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण का नाम लेके, यदि करना ही था तो अलग से आर्थिक सर्वेक्षण करते, लेकिन जो राशि स्वीकृत थी प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन लोगों की, जिन गरीबों के, उनको अपने हिस्से का पैसा न देके उसको रोकने का क्या मतलब था? ये तो जानबूझ के उन्होंने इसलिए तो टीएस सिंहदेव ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था उस समय। नहीं कहा उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया भूपेश बघेल के खिलाफ, बोले भी कि इसके चलते हम हिस्सा नहीं दे पा रहे, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा, और इसके चलते तो जब उनके मंत्रिमंडल, उनकी सरकार में उनके मंत्री स्वयं स्वीकारते हैं कि इन कारणों से नहीं बन रहा है, तो ये तो उनको जानबूझ के रोका गया चीज था। तो ये तो गरीबों का विकास रोकने का काम किए थे, केवल प्रधानमंत्री आवास में नहीं, आप तमाम चीजों में देख लीजिए। चूंकि केंद्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जितने क्षेत्रों में सारे स्कीमों का राज्यों को दिया गया, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नल जल योजना की बात है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की बात है, और जितनी भी योजनाएं केंद्र की देती है उसमें राज्य सरकार का अपना राज्यांश देना पड़ता है, और उसके चलते वो राज्यांश देके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो भूपेश बघेल ने राज्यांश तो अपना दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री नल जल योजना का भी जिस मन से जिस अच्छी शुद्ध पेयजल का लोगों को साधन मुहैया उपलब्ध हो, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नल जल योजना शुरू करी, लेकिन उन पैसा आने के बाद ये उस पैसे का तो टेंडर कर दिए, आनन फानन में योजना बना के जिसमें कमाई करना है। एक टेंडर कर दिए पाइपलाइन बिछाने का, दूसरा टेंडर कर दिए पानी की टंकी बनाने का अलग से, तीसरा टेंडर कर दिए उसको बोर जो मशीन है जो बोरिंग करेगा उसकी टेंडर कर दिए। एक साथ किसी योजना को नहीं बना के प्रॉपर फीलिंग करने के लिए अलग टेंडर कर दिए, अलग अलग कर दिए। और इसलिए आज देखिएगा तो पाइपलाइन बिछा के जेसीबी लगा के पाइप डालने वाला पाइप डाल के अपना बिल लेके चला गया, टंकी बनाने वाला कहां पर टंकी बना रहा है ऊंचाई देख के टंकी लेकिन बना इसमें रहा यह भी था कि केंद्र सरकार मॉनिटरिंग लगातार कर रही थी, क्लस्टर वाइज मॉनिटरिंग चल रही थी कि कहां पे कितना काम हुआ, इसलिए पैसे भी रोके गए। नहीं, काम को तो रिलीज करने के लिए मॉनिटरिंग होती है, योजना प्रोजेक्ट बनाना, जहां जिस स्थल है स्थल निरीक्षण करके उसके अनुसार, उस वायबल के अनुसार आपको उस प्रोजेक्ट को तैयार करना पड़ता है। यहां इन्होंने पानी का सोर्स देखा ही नहीं कि पानी कहां है, और वहां टंकी बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि टंकी बनाने के बाद काम होता तो उसमें कमीशन मिलता। पाइपलाइन बिछाने वाला पाइपलाइन जैसे भी खोद के अपना पेमेंट ले लिया, कमीशन मिल गया उनको, सरकार को, वहां के अधिकारी कर्मचारी। इसका बजट 10,000 करोड़ था उस समय, काफी चर्चाओं का विषय था कि इतनी बड़ी स्कीम छत्तीसगढ़ में जिसको सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था, वो सफल नहीं हो पाई। एकदम ये जानबूझ के इसको केवल पैसे के बंदर बांट करने के लिए योजनाओं का भट्ठा बैठा दिया गया, और आज वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इतनी बड़ी योजना 10,000 करोड़ का आज कोई उपयोगिता दिखता नहीं है, कहीं कोई एक योजना चालू नहीं हो पाई है, कहीं चालू भी किए हैं तो पाइपलाइन में पानी नहीं जा रहा है। आज टंकी बनाए हैं, पता चला वो एरिया ड्राई एरिया है, आप बोर कर रहे हैं तो 1 इंच पानी नहीं मिल रहा है, टंकी भरेगी नहीं तो सप्लाई कहां से होगा, और सप्लाई भी हो गया, पाइपलाइन डाले हैं, टंकी ऊंचाई पे बना दिए हैं, और पूरा पानी नीचे स्लोप में चला जा रहा है, ना कोई उसमें वाल्व लगाए हैं, ना कोई ऑपरेट करने के लिए कोई चीज बनाए हैं कि एक साथ कभी इस छोर में पानी सप्लाई करना है तो इधर के वाल्व बंद करो, उधर चालू करो, तो कोई इसमें कोई चिंता नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए इसको। चलिए, आपकी सरकार राम राम कर रही है, और उस समय महादेव काफी हो रहा था, क्योंकि आज दिल्ली में भी ये सवाल हो गया था सीएम साहब से, तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी अगर भ्रष्टाचार है उसकी कलई तो खुली जाती है, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा स्कैम हो, चाहे कोल लेवी वाली बात हो, और उसमें देखिए कई अधिकारी जेल के अंदर है। बहरहाल मैं ये समझना चाहूंगा कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं, और आने वाले समय में आपने क्या रूपरेखा बना रखी है? देखिए, क्षेत्र की जो जरूरतें हैं, अब वो अभी 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने मैंने, और पहले से भी मुझे पता था क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कि कौन सा अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं समतल क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में जैसे लुंड्रा ब्लॉक है पूरे सब्जियों का हब है, वहां के किसान खेती में बहुत रुचि लेते हैं और करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है सब्जियों में। एक जरूर है कि जो दर उनको मिलना चाहिए वो दर समय समय पर नहीं मिलता है तो नुकसान होता है।
लेकिन वहां वो जो क्षेत्र है लुंड्रा का, वहां एग्रीकल्चर सेक्टर को, सब्जियों के क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए सुविधाएं देने की जरूरत है। तो उस दिशा में प्लान बन रहा है। वहां कहीं सब्जी मंडी की खोलने की योजना है ताकि किसानों को अच्छा रेट मिल पाए। वहां कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है ताकि किसान अपनी सब्जियों को वहां रख पाए, रेट मिले तो आगे बढ़ाएं। उस क्षेत्र में वैसा जोड़ने की जरूरत है। रोड कनेक्टिविटी कहीं जरूरत है, पहाड़ों के क्षेत्रों में पहुंचे नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना में मेरे क्षेत्र में 21 सड़कों की स्वीकृति मिली, जिसका काम भी प्रारंभ हो गया था। तो ऐसे पहाड़ी कोरबा बस्ती में जो पहाड़ों पे है, वहां तक का अप्रोच जो पहुंचाना था वो उसके काम चल रहे हैं। और इसके इसी तरह जैसे आवश्यकताएं हैं, खासकर मेरा ध्यान इरिगेशन की ओर है कि स्टॉप डैम बना के पानी की सुविधाएं देके सिंचाई करके अब खेती करें। मेरे क्षेत्र में घुनघट्टा का बांध है, बहुत बड़ा मिडिल स्कीम है इरिगेशन की। उसके चूंकि वो क्षेत्र में है, लेकिन इरिगेशन मैक्सिमम ज्यादा अंबिकापुर विधानसभा में होता है। वो उस क्षेत्र में अपर लेवल पे चूंकि गांव है, तो वहां तक पानी लिफ्ट करने का साधन नहीं है। तो बड़े पंप डाल के 40-50 HP पंप डाल के लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह की तैयारी करवा रहा हूं, ताकि ऊपर के जो गांव है वहां तक भी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। कई क्षेत्र है हमारा लखनपुर ब्लॉक का, कुन्नी का क्षेत्र है, लाइट की प्रॉब्लम्स है, वहां पावर स्टेशन की जरूरत है। इस तरह से जो भी जरूरतें हैं जहां जहां पावर सेक्टर में, वहां सब स्टेशन 132 kV की हो, 200 kV की हो, उसके जगह जगह में सर्वे करा के उसके भी प्लान भेज रहे हैं। अभी बजट हुआ था, अभी हमारा पहली बार बजट विधानसभा में आने का अवसर मिला था। तो पीडब्ल्यूडी विभाग से जितनी सड़कों का विषय था, इरिगेशन में स्टॉप डैम और बाकी सिंचाई की चीजों का था, स्कूलों को अपग्रेड करना था, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाना था, ये सारे चीजों पे बजट में जब तक शामिल कोई चीज नहीं होगी तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा प्रयास पिछली बार था कि बजट में मैं शामिल कर पाऊं, और बहुत बड़ी बड़ी कामों को, जो ब्रिज 3-3, 4-4 ब्रिज जो बड़े ब्रिज थे, वो सभी बजट में शामिल हो गए हैं। उस पर काम सर्वे भी हो गया है, अब बजट में आ गए हैं तो आगे स्वीकृति भी होगी। अभी अनुपूरक बजट होना है, अब उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 बड़े सेक्टर थे, केवल 2 CSC हैं, 30 बिस्तर का अस्पताल है। तो वो वहां जरूरत है, जैसे लखनपुर का पूर्वी क्षेत्र है जहां कोई डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो वहां 30 बिस्तर का CSC की उसकी स्वीकृति और बजट में प्रावधान अभी जोड़े हैं। इस अनुपूरक बजट में स्वीकृति हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। एक वैसे ही बरगीडीह में CSC का, उसका भी बजट में शामिल किए हैं। तो 2 यदि बड़े हॉस्पिटल्स बन गए 30 बिस्तर के, तो जो जिला अस्पताल में यहां लोगों को रेफर करते हैं, सब करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे, उनके सेटअप मिल जाएंगे, तो वहां उस क्षेत्र में काम होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो सभी सेक्टरों में प्रोजेक्ट बना के प्लान करके 5 साल के लिए ये सब करने की जरूरत है। चलिए, स्वास्थ्य बातों में शिक्षा में PM श्री योजना को लेकर स्कूलें आपके क्षेत्र में चिन्हांकित की गई है? नहीं, स्कूलों के विषय में भी, हाँ, मैंने कहा ना अभी, जैसे स्कूलों के उन्नयन करने का विषय है, वो उन्नयन करने का काम अभी अगले समय में करेंगे, जितने हाई स्कूल के। किसानों की आपने बात की, मुझे लगता है कि 2 साल का बकाया बोनस आपकी सरकार ने दिया, और इस बार जो बोनस दिया बढ़ा कर दिया, किसानों को पूरा भरपूर सपोर्ट मिला इस बार बीजेपी से, क्योंकि पिछली बार आपकी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया था कि हम नहीं देंगे, और लिहाजा क्या स्थिति बनी सबके सामने। लेकिन इस वक्त किसान काफी खुश है, अब तो MSP भी बढ़ गया है सेंटर से। देखिए, समय के साथ साथ और बजट के हिसाब से सरकारें काम करती है, और पिछले बार स्थिति अलग रही होगी, और केंद्र का भी MSP का जो रेट था वो अलग था। इस बार केंद्र का MSP भी बढ़ा है, और चुनाव के दृष्टिकोण से पिछली बार भी जो स्थितियां बनी थी, तो किसानों को लाभ देने के लिए अपनी सरकार ने भी घोषणा करी थी, मांग को रखा था, इसमें वादा किया था, तो उसके अनुरूप में 3100 रुपए दिए। और ये बड़ा विषय है, सबको पैसा भी मिला घोषणा के बाद। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुरंत होगा या क्या होगा, लेकिन तमाम जो घोषणाएं थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो गारंटी थी, उस पे काम हुआ। महतारी वंदन योजना शुरू हो गई, पुराने 2 साल के बोनस थे तो किसानों को वो मिल गए, 31 रुपए धान बढ़ गया। अब किसानों को तो एक साथ इतने पैसे मिल गए, 3100 का धान भी मिल गया, राज्यांश भी मिल गया, पुराना बोनस भी मिल गया, तो काफी किसानों के लिए राहत हुई है, काम हुआ है। एक और महत्वपूर्ण विषय पे आना चाहूंगा, रायपुर से अंबिकापुर तक चमचमाती सड़क के बन गई है। पिछली बार अक्सर होता यह था कि गढ़वा तक जो सड़क है उसके लिए बहुत खत लिखे गए,
अक्सर बृहस्पति सिंह बोलते थे भूपेश बघेल जी को, भूपेश बघेल जी एक चिट्ठी लिख देते थे नितिन गडकरी जी को, क्योंकि एनएच की सड़क है, राज्य सरकार तो बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। इस बार माना जाए, उम्मीद किया जा सकता है कि ये सड़क बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, करना भी चाहिए जी, और क्योंकि उसमें आपका भी निर्वाचन क्षेत्र आता है। डबल इंजन की सरकार है और उसकी विकास की गति भी दिख रही है, किस तरह से काम हो रहे हैं। और अभी जरूर 6-7 महीने हुए हैं, सरकार को काम करने का अवसर नहीं मिला। बीच में 3 महीने तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और बाकी चीजों में थी, अभी बरसात आ गया है, फिर नगर निगम के चुनाव, अपने पंचायतों के चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच में ही सारी चीजें, जो गति जो है काम करने की, जैसे अपने जितने भी एनएच की सड़कें थी, जो अभी आपका बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर तक का था, अभी गढ़वा की बात कर रहे हैं, इधर रायगढ़ रोड की विषय था, तो रायगढ़ रोड अभी लगभग बन के एनएच की पूरी सड़कें तैयार होगी। अभी मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी के पास मुलाकात भी की, आज ही समाचार आया था, और वो देखिए धर्मजयगढ़ से रायगढ़, धर्मजयगढ़ मेन पार्ट होके अंबिकापुर होके पूरे यूपी बनारस जोड़ने का विषय आया है। उन्होंने मांग, अयोध्या भी जोड़ने की बात, अयोध्या तक जाने के लिए। तो ये एनएच के रूप में यदि वो स्वीकृत होता है तो ये पूरा बेल्ट, पूरा लाइन, पूरा एनएच से जुड़ने से और तेजी से होगा। एक मैं अपने क्षेत्र में और मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहा हूं, बात हुई है कि जसपुर से लेके सन्ना होके, और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है उधर अपने सपड़ा भेड़िया उसके नीचे है, वहां से होते हुए धौरपुर आके, धौरपुर से बरियों होके सीधे प्रतापपुर से बनारस निकलने के लिए। अच्छा, तो मिनी कॉरिडोर सड़क के रूप में उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने भी सहमति दिया है। इनिशियल स्टेज में उसके सर्वे भी कर लिए हैं और वो वहां मुख्यमंत्री जी के पास पुटअप भी है। तो एक नया कनेक्टिविटी हो जाएगी, ताकि उधर की जो सब्जी वाला क्षेत्र है हमारा, वहां तक व्यापारियों को आना जाना और वहां से काम करने में उनको भी बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। अंबिकापुर से जसपुर जाने मतलब आपका यह है कि सीएम के निर्वाचन क्षेत्र से पीएम के निर्वाचन क्षेत्र तक कनेक्टिविटी हो जाएगी जी। तो ये बड़ा विषय, क्योंकि ये जब तक कनेक्टिविटी और आप सुविधाएं नहीं डेवलप करेंगे तब तक लोगों को उसके आगे डेवलपमेंट होना दिक्कत होगा। इसलिए जितने चीजों को किया जा सकता है तो आगे फ्यूचर प्लान के हिसाब से, और आज हम प्लान नहीं तैयार करेंगे तो अपने कार्यकाल में उसको कहां पूरा कर पाएंगे। तो ये सब हो रहा है, कर रहे हैं, और हो इसलिए भी रहा है कि सीएम साहब खुद इस क्षेत्र से हैं। हाँ, जो एक लंबे समय से उम्मीद इस क्षेत्र की जनता की रही कि सरगुजा संभाग से कोई सीएम हो। पिछली सरकार ने नहीं दिया, 2.5 साल का फॉर्मूला भी रहा जो काफी चर्चाओं में रहा, और लिहाजा इसीलिए कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। ये 2.5 साल तो उनका विषय है जी, पता नहीं जनता को गुमराह करने के लिए था या उनके नेताओं से कुछ बात हुई थी। मुझे लगता है कि यदि कोई बात हुई होती, अब इतने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी के पास यदि बात हुई थी, इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से 2.5 साल दे देते। मुझे तो उस पर भी शंका तो इस क्षेत्र के जनता के साथ इंसाफ हो जाता। जनता के साथ क्या इंसाफ होता? मुझे तो लगता है कि उनको अवसर कब नहीं मिला था, लगातार अवसर थे उनके पास। तो राज शासन उस जमाने से जब मध्य प्रदेश था जी, तब से इनके पास पूरी ताकत थी, पूरी सत्ता थी। इन माता जी लेकिन बीजेपी ने बनाए है, बीजेपी संवारेगी, आपका तो स्लोगन था साहब छत्तीसगढ़ को लेकर। हाँ, तो हमारा स्लोगन है बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी, और संवारने का काम शुरू हो गया। वो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, साय काम चल रहा है, साय काम शुरू हो गए हैं जी। आने वाले समय में सारे कुछ दिखने भी लगेंगे, उसका स्वरूप अभी दिखेगा आगे। तो ये निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, तो जनता को इसको फायदा मिलेगा और काम भी। पिछली सरकार के जो वादे थे पूरे नहीं हुए, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। इस बार मोदी की गारंटी का है जिक्र, मोदी का नाम लगा हुआ है। नहीं, निश्चित जो भी गारंटियां मोदी की थी, आप देखिए ना, 3 महीने के अंदर अंदर सारी चीजों को हमने काम शुरू कर दिया, सारी जो गारंटियां थे उसको पूरा कर दिया। तेंदुपत्ता बोनस उसका जो बढ़ाना था, रेट बढ़ाना था, वो भी 5500 कर दिया। अभी एक बचा हुआ है गैस वाला, जिसकी अभी हाल ही में चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी किया। मुझे लगता है नगरीय निकाय चुनाव के पहले इस पर भी कुछ फैसला हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से होगा जी। जितना अच्छा कर सकती है सरकार करेगी काम। और आपके साथ में एक खास बात यह है कि आपने अर्बन पॉलिटिक्स भी किया है, रूरल पॉलिटिक्स भी किया है, और विधानसभा। नहीं, जरूर जनता ने अवसर दिया था, सरपंच से शुरू करके पंच से आज जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 2 बार महापौर के रूप में। जो ग्रास रूट पे काम करेगा, जो समझेगा, वो ऊपर तक बहुत अच्छे तरीके से चीजें रख सकता है, क्योंकि विधानसभा में आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं।
आय व्यय कटौती प्रस्ताव, बहुत सारी चीजें ध्यान आकर्षण जो आप अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकते हैं हाँ और कार्यों को पूरा करवा सकते हैं। नहीं, अवसर है निश्चित रूप से। सदन है, हम छोटे सदन में रहे हैं, नगर निगम की सदन में, बड़ा स्वरूप है उसका, तो पहले से थोड़ी सा अनुभव जरूर रहा है। इसके चलते वहां भी विधानसभा में भी जो चीजें कर सकते हैं। और चूंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, अधिकारी भी जितने हैं वो यहाँ छोटा हैं नहीं तो कहिए वहाँ साहब, है। 9वां स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। जनसंख्या भले ही कम है, हाँ लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा स्टेट है। नहीं, वो बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अप्रोच जी के जी लिए जी, लैंड लॉक है थोड़ा सा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, मिल सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण के लिए आज प्रशासनिक रूप से यदि कोई अधिकारी सरगुजा में रहा है तो 10 साल पहले था तो आज रायपुर में होगा। हाँ तो यहां जब उनसे परिचय है उस अपने राजनीतिक जीवन में तो वो वहां काम आता है जी। और कहीं था तो वो आज कहीं से भी उनकी पहचान है तो अच्छा वो काम आते हैं। हाँ, कभी कोई ट्रेनिंग में डिप्टी कलेक्टर रहा हो, कलेक्टर हाँ, बना, फिर कलेक्टर। सेक्रेटरी बन गया, फिर रायपुर में है, तो इस हाँ। तरह से एक चीजें, क्योंकि अनवरत सारी चीजें चलती रहती है और रहती मुझे है। लगता है कि विकास भी एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। साधना न्यूज के संबंध से कुछ महत्वपूर्ण बात विधायक जी जो आप रखना चाहें? नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब धन्यवाद आपको कि आपने हम लोगों की आवाज को, हम लोगों की बात को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। और आपके लिए और जनता के लिए यही है कि अवसर जब मिलता है हमेशा जनता को नहीं मालूम मिलता। चले कि आपकी कार्य योजना क्या है और हम लोग के जरिए उनको मालूम चलेगा कि आप इस तरह की सोच रख रहे हैं। अगर आपकी सोच, जैसे आपने कहा कि बनारस के लिए एक पैरेलल लाइन जो काफी महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है मुख्यमंत्री जी। विष्णुदेव साय से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्र में क्या होना चाहिए। आपने इस मन से रखा, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय साधना न्यूज के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रबोध मीन जी, विधायक लुंड्रा, आपने अपना महत्वपूर्ण समय साधना न्यूज परिवार को दिया। मैं विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा नम्रता गांधी मैडम से, मैनेजिंग डायरेक्टर साधना न्यूज, आर.के. गांधी सर, मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज, शेखर गुप्ता जी, सरगुजा हेड। आप सभी से आग्रह है कि विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।